मैं संजना गुप्ता MBS इंटरमीडिएट कॉलेज मोटा वाराणसी से। जैसा कि आप हमसे पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 10 के बच्चों की बात करें, क्योंकि मैं पिछला वीडियो पर बात करें मैं 4 से 5 वीडियो आपको दे चुकी हूँ। क्लास 10 के बच्चों को 4 से 5 वीडियो बायोलॉजी का मैं दे चुकी हूँ। आज मैं स्टार्ट करने चल रही हूँ आपके उसी चैप्टर के दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है परिसंचरण तंत्र। यानी कि अगर हम बात जो पहला, एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, पहला चैप्टर क्या है, जैव प्रक्रम। उसमें आपको कई सारे सिस्टम पढ़ने हैं, जिसमें से पहला जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड जो है सर्कुलर सिस्टम, थर्ड जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोर्थ जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और नेक्स्ट जो है वो है फोटोसिंथेसिस, लास्ट आपको जो पढ़ना है रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स कि पहला जो है पाचन तंत्र, ठीक है, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रकाश संश्लेषण और प्रजनन तंत्र। ये टोटल आपको इतना टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। मैं अपने पिछले 5 वीडियो में आपको पाचन तंत्र के बारे में बता चुकी हूँ। आज का मेरा जो वीडियो हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है परिसंचरण तंत्र की बात करती हूँ। देखिए बच्चों, याद रखिएगा जो पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र है, ये पूरे जैव प्रक्रम का, ठीक है, एक ऐसा टॉपिक है जो आपका 5 से 7 नंबर अकेले कवर करता है, ठीक है। जैव प्रक्रम से अकेले आपके 10 से 12 नंबर क्वेश्चन आता है। कम से कम 10 नंबर तो मान के चलिए, चाहे 1 मार्क्स की बात करें, 1 नंबर में भी एक पूछेगा, एक लॉन्ग में पूछेगा और एक लघुत्तरी में पूछते हैं। 3 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनता है, जिसमें से पहला जो आप पढ़े पाचन तंत्र, दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट था जो चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया। और अगर आपको जानना है तो आप किसी वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज मैं आपको उसी के बाद का नेक्स्ट चैप्टर जो है टॉपिक है वो है परिसंचरण तंत्र, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। और ये बात याद रखिएगा, ये सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको कम से कम 5 नंबर क्वेश्चन तो पूछता है। 2 नंबर तो श्योर है, बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो ऑब्लिक करके बनता है, मैं आपको ये बात भी बता दूँ। 2 से 3 नंबर तो श्योर है, बनना ही बनना है, बाकी जो क्वेश्चन बनता है वो ऑब्लिक करके एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो अगर हम बात करें परिसंचरण तंत्र की, तो परिसंचरण तंत्र देखो क्या कह रहे हैं ध्यान से, परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए इस सिस्टम का जो नाम है, पहला नाम से पता चला है परिसंचरण तंत्र, यानी कि कुछ परिवहन हो रहा है ना शरीर में, क्या है, कुछ ऐसे पदार्थ जिनका क्या है परिवहन हो रहा है। किसका परिवहन हो रहा है, यानी कि द्रव पदार्थ। अब भाई परिवहन एक स्थान से कोई स्थान कैसे परिवहित होकर जा रहा है, द्रव पदार्थ की बात करेंगे। और आप हमारी बात को हमें जहाँ तक लग रहा है आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या परिवहन, यानी कि हम ब्लड की बात करें। क्या इस टॉपिक के अंदर जो स्पेशल ऑर्गन पढ़ना है वो है हार्ट। उसके बाद अगर कुछ फ्लूइड में यानी कि द्रव पदार्थ की बात करें तो आपको ब्लड के बारे में पढ़ना है, कैसे बॉडी में इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे अगर इनके ट्रांसपोर्टेशन से हमें बॉडी में कैसे एनर्जी मिलती है और हम कैसे फंक्शन करते हैं, यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। एक एक करके मैं धीरे धीरे बताऊंगी, एक ही दिन एक बार में नहीं बता सकती। अगर बात करें परिसंचरण तंत्र, तो देखिए पाचन तंत्र को देखा जाए तो आप ये बात जानते हैं कि जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है, छोटी आंत में। पूरा पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में, और उसी में होता है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट अंग जिसको बोलते हैं विलाई, यानी कि रसांकुर। रसांकुर क्या करता है, जब भोजन का पूरा पाचन हो जाता है छोटी आंत में, तो वो बचे हुए भोज्य पदार्थ को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, या फिर बचे हुए भोज्य पदार्थों के लिए अवशोषण का क्या करती है, माध्यम प्रदान करती है। जब भोज्य पदार्थों का अवशोषण हो जाता है तो जस्ट उसी के बाद उनका होता है स्वांगीकरण, यानी कि अब भाई हमने भोजन का अवशोषण कर लिया, या ध्यान रखिए, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है छोटी आंत की अगर बात करें तो यहीं पे आपके होते हैं बड़ी आंत, ठीक है। अगर यहीं पे होता है आपका बड़ी आंत, देखिए मैं पूरा सॉल्व तो नहीं मान रही कि मैं पिछला समझा चुकी हूँ, कई बार वीडियो बनाई हूँ पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं वहां पे जाके। देखिए यहाँ से जब, यानी कि जो ये छोटी आंत की दीवार है, यहाँ पे भोजन का जब पूरा अवशोषण हो जाता है तो ये छोटी आंत की दीवार क्या करती है, बचे हुए भोज्य पदार्थों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। अब भाई हमने अवशोषित कर लिया, जब ये उसको अवशोषित कर लिए तो इनको कहीं भेजना होगा, शरीर के किसी भाग से हमें विभिन्न भागों में भेजना है। क्यों, क्योंकि यही भोज्य पदार्थ जब जाएंगे शरीर के विभिन्न भागों में, तब हमें
ऊर्जा मिलेगा तब वो अपना कार्य करेंगे। अब देखिए जब इनका अवशोषण हो गया तो उसके अवशोषण के जस्ट तुरंत बाद होता है स्वांगीकरण। मैं बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से इस बात को। इस जस्ट उसी के बाद होता है इसका स्वांगीकरण। अब जब स्वांगीकरण, देखिए स्वांगीकरण भी हो गया। अब स्वांगीकरण मीन्स ये कि इस अवशोषित भोज्य पदार्थ का जब ब्लड में यानी कि रुधिर में विलय होता है, यानी कि जब ये रुधिर में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। अब आपकी बात जानते हैं हिंदी वाले, इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। अब ये जब एसिमिलेट हो जाएंगे तो अब यहाँ पे ये ब्लड में गए, एसिमिलेट हो गए, यहीं पे आपका पाचन समाप्त हो गया। ठीक है, पाचन तंत्र क्या है, समाप्त। जब यानी कि पाचन तंत्र कब, जब पचे हुए अवशोषित भोज्य पदार्थ रुधिर में जाके मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्वांगीकरण। ठीक है, अब उसके बाद जब ब्लड में भोजन मिल गया, अब वो फ्लो हो रहा है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में क्या है, फ्लो हो रहा है, तो अब वो होगा आपका, अब उस टॉपिक को जो हम नाम देंगे उसको नाम देते हैं परिसंचरण तंत्र। इसी को बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। यानी कि अब ये हमारे रुधिर में भोज्य पदार्थ मिल चुके हैं, हमें अब ये जब पूरे बॉडी में फ्लो होंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी और हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस क्या है शुरू करेंगे। तो मैं इसी की बात करूंगी, परिसंचरण तंत्र क्या है। हमारे हिसाब से आप समझ चुकी हूँ मैं क्या बताने वाली हूँ। तो देखिए परिसंचरण तंत्र की बात करें तो सबसे पहले इसकी जो खोज हुई थी, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, तो डॉक्टर विलियम हार्वे ने इसकी खोज की। इसकी खोज किसने की थी, डॉक्टर विलियम। ये बात एक नंबर का है, पूछता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। किसने किया था, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे किसने किया था इसकी खोज, विलियम हार्वे ने इसकी खोज की। बात करें परिसंचरण तंत्र की, तो परिसंचरण तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। लिखते चलो, वीडियो को पॉज करो, टॉपिक लिखते चलो। परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में। पहला जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र, ठीक है, रुधिर परिसंचरण तंत्र, और दूसरा जो है प्लाज्मा। ठीक है, पहला है रुधिर परिसंचरण तंत्र, नेक्स्ट है आपका दूसरा प्लाज्मा। अब देखिए मैं बात करती हूँ पहले प्लाज्मा की, या फिर यहाँ पे एक चार्ट बनाती हूँ, बना लीजिए, रुधिर परिसंचरण तंत्र, प्लाज्मा। अब रुधिर परिसंचरण तंत्र को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, फिर से ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है आरबीसी, दूसरा जो है वो है डब्ल्यूबीसी, तीसरा जो है वो आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं रुधिर परिसंचरण 3 भागों में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसको कवर करते हैं, यानी कि परिसंचरण तंत्र के दूसरे पार्ट की बात करते हैं, प्लाज्मा। देखिए याद रखिएगा, सबसे बात इंपॉर्टेंट जो पूछता है ये कि जो ये प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा पूरे रुधिर परिसंचरण तंत्र का, ठीक है, पूरे परिसंचरण तंत्र का 55% भाग होता है। यानी कि प्लाज्मा पूरे रुधिर परिसंचरण तंत्र का कितना परसेंट भाग होता है, 55% भाग होता है। ये जो होते हैं इसी में आपके सारे जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं डायरेक्ट जब एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं आके इसी में मिलते हैं। और ये एक तरह से बात करते हैं, ये क्या होता है, फ्लूइड मटेरियल होते हैं, बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे कुछ कार्बनिक, अकार्बनिक, सॉल्ट इसमें मैच्योर मिले होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करती हूँ आपके, मैं लिखवाऊंगी, अभी मैं सबको समझा रही हूँ। अब उसके बाद बात करें परिसंचरण तंत्र की, रुधिर परिसंचरण तंत्र को, तो इनको 3 भागों में बांटा गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। हिंदी में अगर इनकी बात करें तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं लाल रुधिर कणिका, लिख लीजिएगा, श्वेत रुधिर कणिका, और इसको हिंदी में प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। ठीक है, देखिए इन तीनों का एक वैज्ञानिक नाम भी होता है। पहला जो वैज्ञानिक नाम है आरबीसी का, आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहते हैं कार्पस भी होता है। ठीक है, तो आप कार्पस लिखे या सेल, बात एक ही है, इसलिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का अगर फुल फॉर्म अगर बात करें इसका फुल फॉर्म, तो ये होता है व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो ये अकेले में, ठीक है,
प्लेटलेट्स हो गया। अगर देखिए ये तीनों जो है आपका इनका विशेष नाम होता है। एक चीज हम भूल गए, ध्यान दीजिएगा, सॉरी। जो ये परिसंचरण तंत्र है, रुधिर परिसंचरण तंत्र, ये पूरे परिसंचरण तंत्र का 45% हो गया। 100 45 प्लस 50 ये आपका 55 कितना हुआ 100। प्लाज्मा पूरे रुधिर परिसंचरण तंत्र का 55% और रुधिर परिसंचरण तंत्र पूरे का 55% भाग होता है। इनको 3 भागों में आप पीछे करके देख लीजिए, हो गया। अगर हम बात करें, देखिए इन तीनों का अपना खुद का एक नाम होता है, स्पेशल नाम, जिनके बारे में आप जानिए। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। आरबीसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, इसको थ्रोम्बोसाइट। क्या इरिथ्रोसाइट्स, क्या आरबीसी को बोलते हैं आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, क्या बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, क्या बोलते हैं इसको थ्रोम्बोसाइट्स। कोई दिक्कत? आरबीसी को हम क्या बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आइए हम सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। यहीं से शुरू करते हैं, यहाँ शुरू करते हैं, लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, पहला जो है वो है आपका आरबीसी, यानी कि लाल रुधिर कणिका। मैं जितने पॉइंट बोलूंगी वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करके लिखते चलना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, जितना पॉइंट बोलूंगी सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का फुल फॉर्म आप फिर से डालिए और लिखिए, डालिए आरबीसी, फिर उसके बाद में लिखिए आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिका। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है आरबीसी का, क्या है इरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट अगर बात करें आरबीसी के बारे में तो शरीर में इसका निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का शरीर में निर्माण बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो, यानी कि बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात है, आप जान गए कहाँ निर्माण होता है, सबसे पहले बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। दूसरा अगर बात करें आरबीसी का जीवन काल इसका क्या होता है, तो 100 से 120 दिन होता है। कितना होता है इसका जीवन काल, 100 से 120 दिन, यानी कि 3 से 4 महीने। ठीक है, 100 से 120 दिन यानी कि 3 से 4 महीने आरबीसी का जीवन काल होता है। नेक्स्ट अगर बात करें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो आरबीसी का जो केंद्र सेल होता है, आरबीसी की जो एक कोशिका होती है, देखो रेड ब्लड सेल यानी एक कोशिका, तो अगर हम एक सेल को लेकर चले तो आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, अपवाद स्वरूप एक चीज है उसको छोड़ के, यानी कि ऊंट का। यानी कि जब हम ऊंट के आरबीसी को लेते हैं तो उनमें केंद्रक नहीं होता है, ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और बाकी किसी भी जीवधारी का आप आरबीसी निकाल लीजिए, उनके कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बोले तो आरबीसी का रंग क्या होता है, लाल होता है। लाल रुधिर कणिका यानी कि हमारा कुछ खून ऐसे जो क्या होता है, जिनके अगर रंग की बात करते हैं क्या होते हैं, लाल। तो उनका रंग लाल क्यों होता है, इसलिए क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार के रंगा पदार्थ पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी कि आरबीसी का रंग लाल होता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन को हम इंडो शॉर्ट HB कहते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन आप लिख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी का रंग लाल होता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को इंडो शॉर्ट हम HB बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें आरबीसी यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी कि जब आरबीसी की कोशिकाएं जब मृत हो जाती हैं, मरने के बाद ये शरीर के किस भाग में जाके एकत्रित होती हैं, तो ये जाके एकत्रित होती है प्लीहा। कहाँ एकत्रित होती है, प्लीहा। आरबीसी की कोशिकाएं मृत होने के पश्चात कहाँ जाके इकट्ठा होती हैं, तो वो प्लीहा, जिसको हम अंग्रेजी में स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लीन। स्प्लीन में जाके कलेक्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे ये कलेक्ट होती है, यानी कि प्लीहा को, ठीक है पॉइंट नोट डाउन करो, लिखो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी की कोशिकाएं मृत्यु के पश्चात इसी में आके इकट्ठा होती हैं। अब बात करेंगे कि प्लीहा शरीर में कहाँ होता है, तो ध्यान से देखो, फिगर में आपको दिखा देता हूँ
कि प्लीहा शरीर में कहाँ होता है। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर बनाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि जैसे ही आप क्या बनाते हैं, आमाशय, ठीक है, ये आप जब आमाशय बनाते हैं, ठीक है, आमाशय बनाते हैं तो उसी के यहाँ पे आप क्या बनाते हैं, पेनक्रियास, ठीक है, इसी के जस्ट नीचे आप बनाते हैं पेनक्रियास, ये थोड़ा लंबा हुआ, पेनक्रियास, और पेनक्रियास के जस्ट नीचे से आप शुरू कर देते हैं बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत शुरू करते हैं, और बड़ी आंत के बाद आपका जुड़ा होता है क्या, छोटी आंत, ठीक है, और यहाँ आपका होता है लीवर, ठीक है, ये होता है लीवर। मैं एकदम आपको जो चीजें बताना है वहां जा रही हूँ। देखो ये है आमाशय, लीवर, अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत। देखो आमाशय और बड़ी आंत के बीच में क्या होता है, अग्नाशय, ठीक है, यानी कि पेनक्रियास, और इसी पेनक्रियास और बड़ी आंत के बीच में एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसे हम स्प्लीन यानी कि प्लीहा कहते हैं, और इसी प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आगे समझ में क्यों कहते हैं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर हम आरबीसी के बारे में हो तो यही जितने पॉइंट्स थे हमने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया है। रिपीट करना है तो एक बात को रिपीट नहीं करेगा, आप वीडियो पीछे पॉज करके बार बार चेक कर लीजिए। अगर नहीं आए तो कल मुझसे फिर पूछना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। नेक्स्ट अगर बात करें हम डब्ल्यूबीसी की, ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी देखो नाम से पता चला इसका फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड सेल, हिंदी में श्वेत रुधिर कणिका। नेक्स्ट नाम इसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट, यानी कि ल्यूकोसाइट इसका दूसरा नाम है। और अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की तो इसका रंग क्या होता है, सफेद। डब्ल्यूबीसी का रंग क्या होता है, सफेद। क्यों, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन के अनुपस्थिति के कारण डब्ल्यूबीसी का रंग क्या होता है, सफेद होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो डब्ल्यूबीसी की जो कोशिकाएं होती है उनमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। इनका निर्माण भी बोन मैरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में वहीं से होता है। और बात करें इनका तो ये इसका कार्य क्या है, सॉरी इनका जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 7 से 13 दिन। ये बात ध्यान रखना कि मैं कंफ्यूज नहीं करूंगी, कहीं कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसा बताया कि कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में इसका जीवन काल 7 दिन होता है, ठीक है, 7 से 8 दिन, तो इसलिए आप 7 से 13 दिन भी लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि डब्ल्यूबीसी का जीवन क्या होता है, 7 से 13 दिन होता है। इनका काम अगर बात करें तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, ये शरीर में सुरक्षा तंत्र को बनाए रखने का कार्य करते हैं, और इन्हें फर्दर पुनः कई भागों में 3 भागों में बांटा गया है। डब्ल्यूबीसी को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए क्या कि कौन कौन से वो पार्ट है, ध्यान दीजिए। डब्ल्यूबीसी को फिर से कई भागों में बांटा गया। अब मैं वहां कर रही हूँ, आप इसी के नीचे चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, ग्रैनुलोसाइट, और ए ग्रैनुलोसाइट, हिंदी में बता दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। कणिकामय और अकणिकामय, ये क्या है, डब्ल्यूबीसी के पार्ट, कणिकामय और अकणिकामय। देखो नाम से पता चल रहा है कणिका, यानी कि डब्ल्यूबीसी की कोशिका में कुछ पार्ट, कुछ कणिका लाइक क्या होगा, संरचना होगा, यानी कुछ ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, किसमें, डब्ल्यूबीसी में। तो जिस वाले भाग में ये कण नहीं पाए जाते हैं उसको हम ग्रैनुलोसाइट, और जिस वाले भाग में ये पाए जाते हैं उसको ग्रैनुलोसाइट कहते हैं, ठीक है, इस बात को आप लिख लीजिएगा। तो ग्रैनुलोसाइट को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, इवोसिनोफिल, बेसोफिल्स, हिंदी में लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए, इवोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और नेक्स्ट क्या है, इवोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स।
देखो, और ने आपका दूसरा जो है वो है कणिका में, सॉरी अकणिका में, यानी कि ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ध्यान देखो, ए ग्रैन्युलोसाइट्स, इनको फिर से दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो लिम्फोसाइट, दूसरा है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट हिंदी में लिखते हैं लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स, और दूसरा है मोनोसाइट्स। तो ये हो गए आपके पूरे WBC के बारे में। कल मैं आपको बताऊंगी कि क्या इओसिनोफिल्स किसे कहते हैं, बेसोफिल्स किसे कहते हैं और न्यूट्रोफिल्स, सारे पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगी। अगर आप ज़्यादा ले जाऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।